खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। इस खास मुलाकात में हम मध्य प्रदेश काडर के आईएएस ऑफिसर अभी हाल में 2021 अप्रैल में रिटायर हुए हैं, उनसे मुलाकात करवा रहा हूँ। थोड़ा सा परिचय देता हूँ गंगवार साहब का। बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। 1989 में स्टेट सर्विसेज में इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद 2004 में आईएएस ऑफिसर बने। कई जिले में कलेक्टर रहे, सेक्रेटरी होकर रिटायर किए हैं। सोशियोलॉजी में इन्होंने एमए किया है और आईएलओ से 2007 में डिप्लोमा इन सब्सटेंशियल डेवलपमेंट इन्होंने किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से पब्लिक अफेयर्स में मास्टर्स डिग्री इन्होंने ली है। तो सर्विस के दौरान ही पढ़ाई लिखाई इन्होंने जारी रखा है। सोशल मीडिया पे बेबाक लिखते हैं, एक्टिव रहते हैं। मैंने अजय जी से मैंने निवेदन किया था कि एक लंबा 3 दशक से ज्यादा आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में एक बहुजन होने का अनुभव और कैसे आपने ब्यूरोक्रेसी को देखा, समाज को देखा, राजनीति को देखा, क्या अनुभव रहे, इन सब चीजों पे बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अजय जी आइए एक दिन अम्बेडकर नामा पे अपने अनुभव हमारे युवा साथियों से शेयर कीजिए। क्योंकि यह लगता है कि बहुजन जमात के लिए नौकरी मिल जाना आसान हो सकता है, लेकिन गर्व और स्वाभिमान के साथ नौकरी करना बहुत मुश्किल काम है। उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है। ठीक कह रहा हूं अजय जी? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है रतन साहब। मैं आपका थैंक्स दूंगा कि आपने मुझको मौका दिया इस स्वागत है अपने अम्बेडकर प्लेटफॉर्म नामा पे। में। और इस मौके पे मैं जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, उस इंट्रोडक्शन से आपने जो बताया कि मैंने 30 साल का नौकरी किया, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनका अपना एक मुकाम है समाज में, उसके उसको लेकर के एक अट्रैक्शन है। लेकिन हकीकत यही है कि जितनी भी नौकरियां हैं वो नौकरशाही जिसे कहते हैं, वो सिर्फ एक नौकरशाही है। और राजनीतिक जो ताकतें होती हैं उनके साथ मिल करके आपको या तो उनके साथ काम करना पड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो कमी है वो प्रोफेशनलिज्म की कमी है। और हम ये चीज हर क्षेत्र में देखते हैं और खास तौर से ब्यूरोक्रेसी में इसका बहुत बड़ा गिरावट है। आज की तारीख में कोई भी नौकरशाह ये समझे कि वो कोई परिवर्तन लाएगा, कोई चेंज लाएगा, तो संभव नहीं है। भारत में राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। बगैर राजनीतिक ताकत के, जैसा कि एक बार आपने कहा था कि आपका ही स्टेटमेंट है कि बगैर राजनीति के हम इस दुनिया को नहीं पलट सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम ब्यूरोक्रेट्स हैं या हम कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं या किसी हम ऐसे जगह पे हैं जहां मुकाम पे हम कोई काम किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि आप जाकर के बदल सकते हैं। और राजनीति की समझ हिंदुस्तान में पब्लिक में, लोगों में, आम आदमी में होने की बहुत आवश्यकता है। और यही एक मैं कमी आज की तारीख में देख रहा हूँ कि लोगों में जो एक ये जुमला फेंका जाता है, खासतौर से जो हमारा मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, कि हमको हर चीज पे राजनीति नहीं करना चाहिए, जबकि हकीकत है कि हमको हर चीज पे राजनीति करना चाहिए। लेकिन हमको ये समझाया जाता है लगातार कि हमको राजनीति नहीं करना चाहिए, हमको अपने रोजगार के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए, हमको अपने स्वास्थ्य के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए, हमको हमको अपनी शिक्षा के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए। जबकि यही तीनों मुद्दे हैं जिन पे आज राजनीति करनी चाहिए। और कोरोना के काल में शायद हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। राजनीति नहीं करनी चाहिए अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये भी एक मतलब कहना चाहिए कि एक समूह का, इंटरेस्ट ग्रुप का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो अपने हित में वो इस बात को परकोलेट करना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में बैठाना चाहते हैं कि आप राजनीति मत कीजिए, ताकि उनको इस बात का फ्रीडम मिल सके कि वो जिस तरीके से भी चाहे वो आपको हाँक सके। राजनीति गंदा है, आप मत करो, मुझे करने दो, मेरे बेटा बेटी को करने दो, मेरे यस यस रिश्तेदार को करने दो। और यस इस तरह से पूरे सोसाइटी को, खास तौर से पढ़े लिखे सोसाइटी को, जो लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं या और व्यवसायों में हैं, उनको डीपोलिटिसाइज कर दिया गया है, जिसका खामियाजा आज बहुजन जमात भुगत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बहुजन जमात के लिए हो रहा है। उसी को ये बात समझाया जाता है कि आप पॉलिटिक्स मत कीजिए, बाकी लोग खूब करते हैं। बाकी लोग करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए वो पॉलिटिक्स जो है वो ट्रेडिशनल, परंपरागत रूप से
धार्मिक और आर्थिक, सांस्कृतिक सभी तरीके से वो उसमें उसको करने में सक्षम है। और जो नई जमात आ रही है, जो नई चेतना आ रही है, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि जी जो हिंदुस्तान है उसमें आखिर हो क्या रहा है। तो जैसा कि मेरा आपसे बातचीत हुआ था कि हम लोगों को देखना चाहिए कि आज का राजनीतिक परिदृश्य क्या है। अगर हम आज के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो हम पाएंगे कि जो भारत में जो आज लोकतंत्र है वो खुद, उसकी जो बिल्डिंग है संसद वो खुद, और जो किताब है संविधान, वो तीनों चीजें आज खतरे में चले गए। इसका कारण ये है कि हमने पॉलिटिक्स को सही तरीके से समझा ही नहीं। राजनीति करने की हमने ठेकेदारी लोगों को दे दी है कि वो हमारे बिहाफ पे ठेकेदारी से राजनीति करेंगे, और हम लोग डिपॉलिटिसाइज होकर के, अपॉलिटिकल होकर के अपने जीवन को आगे ले जाएंगे। इसी का नतीजा निकला कि आज ये तीनों ही चीजें खतरे में आ गई हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। आपने लंबा समय ब्यूरोक्रेसी में बिताया है, मध्य प्रदेश प्रदेश सर्विसेज में लंबा समय रहा है। भारत का समाज एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी आइडेंटिटी कैरी करता है, जिसमें जातीय पहचान भी एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है। काम करते वक्त आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? किस तरह से उसमें खींचातान होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग में भेदभाव होता है, क्या होता है, नहीं होता है कि सब आईएएस बन नहीं जाते हैं नहीं तो आराम से सब गले मिल के रहते हैं? वो क्या नहीं है, ज़रा हम लोग जानना चाहते हैं। नहीं, आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि वास्तव में पॉलिटिक्स में इसमें ब्यूरोक्रेसी और राजनीति किस तरीके से गेम खेलती है। वो गंदा गेम है कि अच्छा गेम है, न्यूट्रल गेम है कि वो पार्टीजन गेम है। इसको हम जी, सबको जानना चाहिए। हम में से जी, ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता है कि हमारी समस्याओं की जड़ क्या है। और हमको जी, लगता है कि जब हम किसी पॉलिटिशियन से बात करते हैं तो वो बताएगा कि ब्यूरोक्रेट्स के कारण वो सही राजनीति नहीं कर पाता है, या वेलफेयर स्टेट को सही तरीके से चला नहीं पाता है। और जब आप किसी ब्यूरोक्रेट से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हुँ, नहीं, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल्स लोगों के प्रेशर के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। और हम तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और हम तो रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक जो प्रोफेशनल हमारा हमसे उम्मीद की जाती है उसके मुताबिक हम डिलीवरी करना चाहते हैं, लेकिन हम राजनीतिक कारणों से नहीं कर पाते हैं। हकीकत दोनों के बीच में है। हकीकत यह है कि दोनों की गलबैयां है, राजनीति का हुँ, और पॉलिटिक्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। हुँ, हिंदुस्तान में ये एक तरीके का एक ग्रुप कहना चाहिए कि एक अपने में एक जाति बन गया है। एक नई जाति गठित हो गई है, जैसे कि हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। और वो ब्यूरोक्रेट्स आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं और इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जातियों में के अंदर लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हुँ, हो। अगर आपका हुँ, गलत भी कोई जाति बंधु कर रहा है तो आपकी ये कर्तव्य है जाति के कारण कि आप उसको सपोर्ट कीजिए। वही चीज जहां भी होता है कि आईएस करते हैं, लेकिन आपस में खींचतान होती है। जिस तरीके से एक जाति के अंदर आपस में कंपटीशन होता है, वैसे यहाँ भी आपस में कंपटीशन है। और इस जाति के अंदर भी, जैसे हम कहें कि अगर राष्ट्र के रूप में हम सब भारतीय हैं, फिर उसके अंदर जातियां हैं, ऐसे ही अगर हुँ, ब्यूरोक्रेट्स हैं तो उसके अंदर भी जातियां हैं। उसके अंदर भी हुँ, अपर कास्ट, बैकवर्ड्स और दलित हैं। मैं ये हुँ, कहना चाहूंगा कि आजादी के जस्ट बाद, क्योंकि शिक्षा और नौकरियों के ऊपर सवर्ण जाति का ही अधिकार था, कोई कंपटीशन हुँ, नहीं था। तो उस दरमियान जब हमने आजादी, हिंदुस्तान में आजादी पाई, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत आसानी से ये मानते हुए कि जो दलित जातियां हैं उनको ऐतिहासिक रूप से हजारों सालों से स्थान नहीं दिया गया है, तो उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। तो अम्बेडकर साहब के जो प्रयास थे, और जो उस समय की राजनीति थी, जो उस समय के हमारे इंटेलेक्चुअल्स राजनेता थे, जिनको हम कहेंगे गांधी, नेहरू, अम्बेडकर की जो एक तिगड़ी थी, उसने मिलकर के इनको एक स्पेस ब्यूरोक्रेसी में दिया, दलित को। और वो लोगों के साथ उतना मतलब सवर्ण जाति के लोगों ने उनको स्पेस दिया। यद्यपि उनके साथ वो भेदभाव करते रहे, लेकिन उसके प्रति उनकी बहुत ज्यादा घृणा उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब 1990 में मंडल कमीशन आया, और मंडल कमीशन आने के बाद जब उनमें स्पेस, ओबीसी को भी स्पेस दिया जाने लगा, पिछड़े लोगों को भी स्पेस दिया जाने लगा, तो ये जो डिवीजन था बहुत तीखा और बहुत गहरा हो गया। तो मैं ये मानता हूँ कि आप जब नौकरी में आते हैं, तो जब शुरुआती दौर में होते हैं, नौकरी में करते हैं, चाहे आप राज प्रशासनिक सेवाओं के आरंभिक दौर में हो, या
केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के IAS सर्विसेज के आरंभिक दौर में हो, तो उस वक्त आपको ये महसूस नहीं होता है, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा होता है और हर एक को जगह मिल जाती है, तो कंपटीशन भी आपको कम फील होता है। आप इस दरमियान देखेंगे कि जो यंगस्टर्स आते हैं, अगर आप उनसे बात कीजिए कि क्या आप कोई डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वी आर फीलिंग एट पार, और हम बहुत हमारे बीच में कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन आप ऊपर हार स्केल पे जाते हैं और आप देखते हैं हमारा स्पेस कम होने लगता है, और तब जाकर के आपको पता लगता है कि आपको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपकी योग्यता या आपकी परफॉर्मेंस से ज्यादा आपकी जाति तय करती है कि आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, और आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखिए कि जितने हार और तब आपको पता लगता है कि जब आप नीचे फील्ड में काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम होना चाहिए, लेकिन आपको पता लगता है कि ना तो आपके पास पॉलिसीज हैं उसके लिए, और ना ही आपके पास पैसा है। और ये पॉलिसी और पैसा, ये सब ऊपर के तबके से, मतलब जो सेक्रेटरीज के लेवल पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो उनके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो पैसा वहां से रिलीज होगा कि नहीं रिलीज होगा, पॉलिसीज किस तरीके से बनेगी। और अगर पॉलिसीज ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो आप फील्ड में कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, केवल आप अपने स्वांता सुखाय के लिए आप कह सकते हैं कि मैंने कोई कोशिश किया था और उसमें कोई चेंजेस आया था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आप वहां पे नहीं करने के में सक्षम होते हैं। और जो नीतियां होती हैं, वो सब ऊपर से पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट्स के टॉप ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा तय होती है, और वो सब जब तय की जाती हैं, तो उसमें वर्गीय चेतना सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये तो है कि ट्रांसफर पोस्टिंग, मलाईदार पोस्टिंग जिसको कहते हैं। हाँ, 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 ये बात है जहां डिसीजन मेकिंग होता है। जहाँ डिसीजन मेकिंग है, जहाँ पे आप लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे के लोगों को जीवन प्रभावित कर सकते हैं, बट नेचुरल आप अपने लिए भी फायदा उठा सकते हैं। राइट। उन पोस्टों पे आपको तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि आप वर्गीय जो सब सिंपल कहना चाहिए कि जो समान चेतना है उसके आप इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करते हैं। इसमें से कुछ दलित और ओबीसी वर्ग के लोग भी हैं जो कि उनके साथ मिल गए हैं, या वो अपने लिए असर्ट नहीं करते हैं, तो वो लोग भी फायदे में रहते हैं, वो लोग भी इजी फील करते हैं। लेकिन अगर आप ये कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो वेलफेयर स्टेट का हमारा परिदृश्य है, जिसमें कि हमको काम करना है, जिन लोगों के लिए काम करना है, अगर आप उन लोगों के लिए काम करने के लिए कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको ना तो जगह मिलेगी और ना ही मौका मिलेगा। कल परसों उत्तर प्रदेश से खबर आई थी कि 5 पुलिस कप्तान, सुपरिटेंडेंट पुलिस, वो छोड़ना चाहते हैं या ट्रांसफर चाहते हैं, छुट्टी पे जाना चाहते हैं राजनीतिक दबाव के कारण। एक बात बताइए, अगर कोई ब्यूरोक्रेट, और ऐसे Yes. बहुत सारे दृष्टांत हमारे सामने हैं कि अगर वो कानून से काम करे और पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करे, तो क्या हो सकता है? वो शंटिंग पोस्टिंग जाएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं, होती है क्या? आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हम समस्या इसी बात का है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स भर्ती होते हैं, उनके जब वो भर्ती होते हैं, उस समय से ही वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। ज्यादातर लोग इन नौकरियों में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको जो बाहर से ग्लैमर दिखाई देता है, कलेक्टर और कमिश्नर और जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके जो लाल बत्तियां तो हटा दी गई हैं, जो चमकते थे, जो उनके साथ अमला रहता है, उस ग्लैमर के कारण लोग इन सर्विसेज में मोस्टली आते हैं। और जब इस सर्विसेज में आते हैं, तब उनको ये पता लगता है कि वो ग्लैमर का अपना एक महत्व है, लेकिन उसके एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन के बाद हर हर आदमी को अपनी जरूरतें की जरूरत पड़ती है। और तब जब वो ये देखते हैं कि बाहर जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनके पास काफी पैसा भी है और वो लोग अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं, और उस स्टेज पे 90% जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उनको पैसा कमाना ही उनका ऑब्जेक्ट हो जाता है। पैसे कमाने के लिए वो कंप्रोमाइज करना शुरू करते हैं, और जब आप कंप्रोमाइज करेंगे पैसे कमाने के लिए, तो पॉलिटिशियंस आपको यूज करेगा, बिल्कुल निश्चित बात है। अब समस्या इस बात की है कि आज की हालत यह है कि 90% लोग जब एक ही धारा में बह रहे हैं, तो अगर 10% लोग नहीं भी बह रहे हैं, तो उससे ना तो समाज में कोई परिवर्तन आ रहा है, और वो जो 10% लोग जो नई धारा में बह रहे हैं, वो पनिश भी अच्छी तरीके से किए जाते हैं। तो यदि ये एटीट्यूड के बात है, अगर ये एटीट्यूड में बदलाव आए,
और ये तभी आ सकता है जबकि समाज में बदलाव हो, लोगों के बीच में बदलाव हो, क्योंकि जो लोग ब्यूरोक्रेसी में इंटर कर रहे हैं वो इसी समाज से आते हैं। तो सबको लगता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है कि यदि लोग ब्यूरोक्रेसी इस बात के लिए दृढ़ हो जाए कि हम वही काम करेंगे जो कि कानूनन काम करने के लिए हमको इजाजत दी जाती है, जो संविधान हमको जिस बात के लिए निर्देश करता है, उसके अलावा हम कोई काम नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई पोस्टिंग अच्छी है, ना ही कोई पोस्टिंग मलाईदार है। सभी पोस्टिंग पे आप काम कर सकते हैं, सभी पोस्टिंग। हमको सबको मालूम होना चाहिए कि सरकारी नौकरियों की जो सबसे अच्छी खूबी मैंने महसूस किया वो ये है कि जब आप इंटर करते हैं वहां से लेकर के और आप जिस दिन रिटायर्ड होते हैं, आपको अपनी जर्नी मालूम होती है कि आपको कितने प्रमोशंस मिल सकते हैं, कितने आप पोस्टों पे काम कर सकते हैं, आपकी तनख्वाह कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगा, और आप पेंशन, आप आफ्टर रिटायरमेंट आपका जो कैरियर है वो आपका जो जीवन है वो भी सुरक्षित रहता है। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं कि इतना सुरक्षित कैरियर होने के बावजूद, इतना प्रोटेक्टेड कैरियर होने के बावजूद भी लोग राजनीति के दबाव में आकर के काम करते हैं। एक समय था कि ब्यूरोक्रेट्स ने बामसेफ, कांशीराम जी ने बामसेफ बनाया था और उन्होंने पूरा एक राजनीतिक परिवर्तन किया था उस समय, और ब्यूरोक्रेट्स की एक परोक्ष भूमिका थी। आज वो बामसेफ टूट चुका है, कई खंडों में, 3 खंड में है शायद, मेजर मेजर 3 ब्रांचेस हैं। तो आज क्या मतलब ब्यूरोक्रेट्स उस भूमिका में नहीं है। ब्यूरोक्रेट के बल पे ही बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन कांशीराम जी ने उन्हीं पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके उनसे रिसोर्सेज लेकर एक बड़ा राजनीतिक हलचल क्रिएट किया 80-90 के दशक में। नहीं, तल साहब आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये बात मेरे भी, अब मैं भी इस बात को लेकर के हमेशा कैरियर में चिंतित रहा और इस बात को मैं नहीं समझ पाया कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी है लोगों को कानूनन प्रोटेक्ट करने की, वही राजनीतिक दबाव में आकर के लोगों को कानून के गैर कानूनी तरीके से उनके खिलाफ काम करते हैं, उनको जेलों में बंद करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हैं, इवन यहाँ तक कि एनकाउंटर्स करते हैं, और उनमें वो सब शामिल रहते हैं। अ, अगर वो चाहें, मेरा अपना 30 साल का अनुभव ये है कि अगर आप चाहें तो आप इन सब का विरोध कर सकते हैं, और क्योंकि जो हमारी नौकरियां हैं वो संविधान के में इनको इनको मेंशन किया गया, इसीलिए संविधान में इनको इनका इनका वर्णन किया गया था, इनको दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आप किसी आदमी को, ये कोई प्राइवेट नौकरियां नहीं है कि आपको कोई प्राइवेट आदमी पैसा देता है। जैसे मेरा मानना है कि मेरे को अपने जर्नी के दरमियान कई बार ऐसा लोगों ने बोला कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उससे जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसको खुश नहीं है या उसको कोई फायदा नहीं है। तो मेरा उनको एक ही जवाब था कि मेरी नौकरियां आपके पॉलिटिकल पार्टीज को खुश करने के लिए या पॉलिटिकल आकाश को खुश करने के लिए नहीं है। राइट, मेरे को जो पैसा मिलता है, जो मेरे को तनख्वाह मिलती है, वो आपके किसी पॉलिटिकल पार्टी के खेत से नहीं मिलती है, उनके पॉलिटिकल पार्टी के फंड से नहीं मिलती है। हमको कंसोलिडेशन फंड से मिलती है जो कि पब्लिक के टैक्सेस से आता है, और हमारा बेसिक काम है पब्लिक का वेलफेयर करना। कोई भी व्यक्ति यदि यह चाहता है किसी ब्यूरोक्रेट से कि वो उसके इंटरेस्ट में काम करे, तो ब्यूरोक्रेट्स को पूरा स्कोप है, पूरा रास्ता है, पूरी फ्रीडम है कि वो उसका जबरदस्त विरोध कर सकता है, और अगर वो विरोध करेगा तो पॉलिटिशियंस को झुकना पड़ेगा। कोई पॉलिटिशियंस आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का यही एक फायदा है कि उसे हर 5 साल बाद उसकी समीक्षा होती है, हर 5 साल बाद उसे जनता के सामने जाना पड़ता है। तो राइट। यदि हम उससे ये कहें कि अगर बीइंग एन ब्यूरोक्रेट्स आपका काम है कि जो सरकार बात करती है, जो सरकार आपको निर्देश देती है, उसका आप पालन करें, लेकिन वो निर्देश मौखिक नहीं होने चाहिए, वो निर्देश लिखित में होने चाहिए। अगर आप लिखित में ऐसे आदेश देते हैं तो वो फिर गवर्नमेंट्स, वो पॉलिटिशियंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी ये हो रहा है कि लोग पॉलिटिशियंस की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। पॉलिटिशियन क्या चाहता है, पॉलिटिशियन किससे खुश होगा, इस आधार पे काम कर रहे हैं। नतीजा ये निकलता है कि पॉलिटिशियन उस जिम्मेदारी से बच जाता है अगर वो चीजें सही नहीं होती है। जैसे अभी आप देखिए, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इस देश में कोरोना ने ये बता दिया कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना गिरा हुआ है, और इस हेल्थ सिस्टम को कोई ठीक नहीं कर सकता है। मैं लास्ट टाइम नीमच में, अभी 2018-19 में नीमच डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर था, और एक राजस्थान के
बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझसे मिलने आए। तो मैंने उनके साथ डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना ही पूछा कि मैंने कहा, आप मुझे ये बताइए कि बीइंग एन पॉलिटिशियंस, बीइंग एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप लोग लंबी एक जर्नी है और आप लोग चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो, लोगों को, पब्लिक को अच्छा प्रॉपर हेल्प मिले, लेकिन अगर डॉक्टर ही नहीं होगा, पैरामेडिकल फोर्स नहीं होगी, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, तो कोई व्यक्ति कैसे इनको बेटर बेटर हेल्प प्रोवाइड कर सकता है जनता को। आज हालात यह है कि अगर कहीं रिमोट में बीमारी फैल गई है, तो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और इस लोकल जो नेता हैं, उन सबका एक अच्छा नेटवर्क है। उस नेटवर्क में वो लोग काम करते हैं, उसमें सब लोग खुश हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी गांव में डायरिया फैल गया, तो वहां का स्थानीय नेता जो है वो अपने टॉप नेता को बोलेगा कि साहब यहाँ पे डायरिया फैल गया, कोई देख नहीं रहा है। फिर वो मंत्री या प्रभारी मंत्री जो है वहाँ के कलेक्टर को फोन करेगा कि भाई आप देखिए डायरिया फैला हुआ है, वहाँ तत्काल जाइए, विजिट कीजिए जा करके। कलेक्टर जाएगा, अपनी पूरी टीम लेके जाएगा, विजिट करेगा, उसको इमरजेंसी में जो सर्विसेज प्रोवाइड करना वो प्रोवाइड करेगा और फिर वापस आ जाएगा। अगर आप इसको पूरे को देखिए, उस डायरिया को की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार को मुश्किल से 1,000 रुपए का बजट चाहिए था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 से 2 लाख रुपए खर्च हो जाता है। इतने ऑफिसर्स रश करते हैं, जाते हैं, स्पॉट पे जाते हैं, इमरजेंसी में सब काम करते हैं, वापस आ जाते हैं, और हम 1,000 रुपए बजट में प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसकी जगह हम 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि इस तरीके के एडॉप्टिज्म में हर आदमी खुश है। लोकल नेता इसलिए खुश है कि देखो मैंने बोला, मिनिस्टर ने मेरी बात सुना। मिनिस्टर ने इसलिए खुश है कि मैंने बोला, कलेक्टर ने मेरी बात पर रिस्पॉन्स किया। कलेक्टर कह रहा है कि ठीक है, मुझे तो तनख्वाह मिलना था, मैं लाभ लश्कर लेकर के अपना चला गया और मैं भी कुछ थोड़ा सा सोशल वर्क कर लिया। तो वो भी जाके, गांव वाले इसलिए खुश हैं कि अरे भाई हम बीमार पड़े तो इतने सब लोगों ने हमारा लिए केयर किया, एवरीबॉडी इज हैप्पी। बट किसी ने ये नहीं सोचा कि इस खुशी के लिए, उनके इस खुशी के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, जबकि वो इस बीमारी से बच सकते थे अगर हम 1,000 रुपए का ही प्रोविजन किए हुए थे। तो क्या कारण है कि हेल्थ और एजुकेशन पे हम बगैर कोई खर्च नहीं कर रहा है? कोई सरकार, चाहे वो सेंट्रल की सरकारें हों चाहे स्टेट की सरकार हो, कोई बजटिंग नहीं करता है, जबकि बजटिंग करना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है। मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप ये बताइए कि आप पार्लियामेंट में पिछले 3 साल से 4 साल से हैं, आप क्यों नहीं सरकार के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं? कौन सरकार के ऊपर प्रेशर डालेगा? ये सरकार के ऊपर प्रेशर कोई पान वाला, कोई मिस्त्री, कोई खेत पे काम करने वाला मजदूर तो नहीं कर सकता है। ये तो बजट जब बनता है तो आप ही बता सकते हैं कि बजट में हमारे अगर 100 रुपए मेरे पास है बजट में, तो मैं उसमें से 20 रुपए बजट में हेल्थ पे क्यों नहीं खर्च करता हूँ? तो मैंने उनसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि एक परिवार को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए अपने जो भी पैसा हमारे पास होता है, जो भी हमारी इनकम होती है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा हम शिक्षा पे और हेल्थ पे खर्च करते हैं। और उसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। यदि मेरे पास 100 रुपए है और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे का हेल्थ और शिक्षा जो पे खर्च करने के मुझे 60 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तो मैं 60 रुपए खर्च करता हूँ। आज ही मैंने एक सोशल मीडिया पे पढ़ा कि एक ऑटो वाला है बॉम्बे में, वो 10,000 रुपए कमाता है, बस अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपनी बेटे की बेटी को पढ़ाने के लिए वो उसमें से 6,000 रुपए देता है उसको। कुल 4,000 रुपए में अपना काम चलाता है, 6,000 रुपए उसके शिक्षा को देता है। तो हमारी सरकार अगर पैसे नहीं भी है तो भी क्यों नहीं 60% ऑफ द बजट हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करती है? अगर हम हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करेंगे तो देश खुशहाल होगा। एक छोटी सी बात को कोई समझने को तैयार नहीं है। इसलिए समझने को तैयार नहीं है क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ताकत है, जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, जो राजनीति को चलाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है। और वो जरूरत उनको इसलिए नहीं है कि वो आप कुछ सालों में बेहतर हो गए, वो हजारों सालों से हमारी जो जातिगत व्यवस्था है उसमें वो मजबूत थे। तो हमको ये बात, कई बार लोग कहते हैं कि जाति की बात मत कीजिए। मैं कहता हूं कि आप कोई भी समस्या को उठाइए, हिंदुस्तान में आप जाएंगे वहां आके जाति ही निकलेगी। उस समस्या का कारण भी जात निकलेगी और उसको समस्या को हल करने में भी। तो ऐसे लोग जिनको जरूरत ही नहीं है, या जिन्होंने उन समस्याओं को वर्षों से, शताब्दियों से, हजारों सालों से महसूस ही नहीं किया है, हम उनसे कह रहे हैं कि आप शिक्षा पे बात कीजिए, तो वो शिक्षा पे हमें कोई पैसा नहीं खर्च करते। आज आप देखिए शिक्षा का क्या हाल हो रहा है। आज आप देखिए मध्य प्रदेश का, मैं आपको एक मोटा मोटा, जब मैं सेक्रेटरी एजुकेशन था तो मैंने उसमें एक स्टडी किया कि लगभग 85 लाख बच्चे 6ठी से 12वीं तक मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं।
तो 85 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए जो 6 से 12 तक के हैं, यही एक समय होता है जिसके सबसे मतलब हम क्वालिटेटिव एजुकेशन की जरूरत होती है। अगर आप इसमें सही क्वालिटेटिव बात। एजुकेशन नहीं देंगे तो बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा, चाहे वो साक्षर ही होगा खाली, उसके अलावा उसका कोई हम्म। महत्व नहीं है। तो हालत यह था कि इन 85 हजार बच्चों के लिए हम 45 हजार स्कूल चलाते हैं। अब आप सोचिए, 85 लाख बच्चे हैं, 45 हजार स्कूल है, मतलब एक स्कूल में 100 या 200 बच्चे होंगे। तो सब मिलाकर के अगर हम देखें तो रिसोर्सेज को हम देखें कि किस तरीके से हम उसकी मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ज्यादातर स्कूल में स्कूल होगा तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो स्कूल नहीं होगा, बच्चे स्कूल दोनों होंगे तो लैब नहीं होगा, बच्चे स्कूल लैब होंगे तो लैब असिस्टेंट नहीं होगा, सब होंगे तो टीचर्स नहीं होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो कुल 85 लाख बच्चों में 4-5 लाख बच्चे ही हैं जो कि क्वालिटेटिव एजुकेशन पाते हैं, जो कि आगे चल करके 21वीं सदी में या 22वीं सदी में अपने लिए कोई मुकाम ढूंढ पाएंगे। बाकी के रेस्ट जो बच्चे हैं, 80 लाख बच्चे, उनको वो इस लायक ही नहीं है कि वो 21वीं सदी में वो अपने लिए कोई इस जगह ढूंढ सके। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, और क्या अजय ऐसा जी नहीं किया जा सकता है? अजय जी, बहुत संक्षेप में, और मुझे लगता है कि पैसे और संसाधन की कमी नहीं है, मंशा होनी चाहिए और पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए। पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही आखिरी कहा। सवाल अजय जी, बहुत सारी बात, अब अभी तो आप आए हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं, बीच बीच में आपको बुलाते रहेंगे अम्बेडकर नामा पे, तरह तरह के अनुभव शेयर करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जब विश्वविद्यालयों में जब बहुजन छात्र और टीचर आने लगे, तो पॉलिटिकल पार्टी और ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा इन छात्रों ने अपना एक्टिविज्म दिखाया है, और मतलब संघर्ष किया है सरकार के खिलाफ, और झुकाया भी है सरकार को। बेशक। कई मूवमेंट आप देख सकते हैं पिछले 7-8 साल में ऐसा हुआ है, रोहित वेमुला के बिल्कुल। बाद आप। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में भी गड़बड़ियां हो रही कि ये लोग पढ़े नहीं, ये लोग रिसर्चर नहीं बने, ये लोग स्कॉलर नहीं बने। ऐसे नौजवान छात्रों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो अभी इस समय जो मेरी अपना विमर्श था, विचार विमर्श था, वो ये है कि हमको राजनीतिक जो ताकत है, जहाँ पे डिसीजन मेकर्स हैं, क्योंकि मैंने 30 साल की नौकरी में देखा कि अगर आप डिसीजन मेकर्स नहीं हैं, आप उस जगह पे नहीं है जहाँ पे आप डिसाइड निर्णय ले सकें कि आप क्या होना चाहिए, तब तक आप कोई सुधार बहुत ज्यादा कर नहीं सकते। आपने भी देखा जेएनयू के खिलाफ लड़ाई क्यों है, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जेएनयू के में पहले जब तक कि आज की जो प्रेजेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो पढ़ रही थी, या येचुरी साहब पढ़ रहे थे, तब कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी। जब से 2000 के बाद, जब से कि वहां पे मंडल कमीशन के कारण जो है एससी एसटी ओबीसी बच्चे आने लगे, बहुतायत में आने लगे और वो असर्ट करने लगे, तब से ही जेएनयू के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दिया गया है। तो कोई भी क्वालिटेटिव एजुकेशन है, आप समझिए कि जो दलित चेतना के, दलित वर्ग के लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि हमारे मोटे मोटे तौर पे आज की तारीख में हमारे देश में 3 चेतनाएं हो गई हैं जिनके बीच में संघर्ष हो रहा है। एक सवर्ण चेतना है, एक दलित चेतना है, और एक ओबीसी चेतना है। अगर मैं मानू कहूं कि सवर्ण चेतना जो है वो पूर्णतः धार्मिक हो गई है, वो उसको आज की तारीख में संविधान के मूल्य पे कोई उसका विश्वास नहीं रह गया है। वो किसी भी समय इसको इस स्ट्रक्चर को खत्म कर सकती है। उनके पास ताकत है, उनके पास पैसा है, उनके पास मीडिया है, और वो राजनीतिक कोर राजनीति जो उनकी थी वो आज की तारीख में सत्ता पे बैठी हुई है, और वो इसको तोड़ना चाहते हैं। और 2024 तक तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसको खत्म ही कर देंगे और उसको तोड़ देंगे अगर वो 2024 को मिलता है। अब रह जाता है, जहां तक दलित चेतना की बात है, तो मैं अम्बेडकर साहब को धन्यवाद दूंगा। उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे समुदाय पे कि उन्होंने इस पूरे तबके को शिक्षित, संगठित और संघर्ष में के नारा दे करके इसमें एक बहुत बड़ी चेतना का जागरण किया था। और दलित चेतना बहुत, मैं मानता हूं कि बहुत सशक्त है और बहुत ही उसके अंदर, अपने अंदर एक इनर इनर पावर है जिससे कि वो बदलाव ला सकती है। लेकिन वो संख्या बल में कम है। तो डेमोक्रेसी में संख्या बल में कम होने के कारण आप एक, जैसे कि बेहतर कम्युनिज्म एक अच्छे विचार के बावजूद भी कुछ नहीं कर सका क्योंकि संख्या में कम है। तो दलित चेतना के साथ एक प्रॉब्लम है कि कितना भी संगठित होने के बाद हो, अब बीच के एक ओबीसी चेतना रह गई है जो मंडल कमीशन के बाद हुई थी, और जो पेरियार के कारण दक्षिण भारत में काफी समय से चल रही है। बट उत्तर भारत में जहाँ पे इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो मंडल कमीशन के बाद ही उभरा है। और मुझे लगता है कि अभी के दो लालू और मुलायम सिंह के उभार के बाद उसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है।
ये चेतना जो है अभी एक ना तो कोई शेप ले पाई है और ना ही ये कोई दिशा ले पाई है। ये पूर्णतः ढुलमुल है और इसी का नतीजा है कि ये सवर्ण चेतना के पीछे अगर खड़ी हो जाती है ओबीसी चेतना, तो वो एक इतना बड़ा संख्या बल बन जाएगा कि फिर इस देश के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। तो आज हमारी सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हमको दलित चेतना और ओबीसी चेतना को एक मेल्ट करना चाहिए, दोनों को एक करना चाहिए। यदि ये दोनों मेल्ट हो जाती हैं तो हमारी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि अगर इतना बड़ा वर्ग अपने को दो दो बड़ी चेतनाओं में मेल्ट कर लेता है और अपने को एक बड़े पॉट में डाल देता है, तो और लीडरशिप यहां से निकलती है, राजनीति फिर इस हिस्से से निकलती है, तो आपके को पता लगेगा जो हमारा वेलफेयर का कंसेप्ट था, जो हमारा सेकुलर कंसेप्ट था, वो दोनों ही मजबूत होगा। नहीं तो हम सेकुलर के फ्रंट पे भी मात खाते जाएंगे, मात खाएंगे, और जो वेलफेयर स्टेट का हमारा जो परसेप्शन था वो भी खत्म हो जाएगा, और जो कि बहुत ही नजदीक है खत्म होने के। आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक निर्देश दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के स्टॉक की जानकारी नहीं दे सकती है। अब आप बताइएगा, आपको स्टॉक की जानकारी कैसे अचानक इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि वो कितना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी महत्वपूर्ण है कि उसको नहीं दिया जा सकता है। हमको यही नहीं पता है कि हमारी सरकार के पास वैक्सीन कितनी है, तो आपको वैक्सीन कैसे कितने लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, आपको नहीं पता है, जबकि ये बहुत जरूरी है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन लोग इस तरीके की पॉलिसी बना रहे हैं। अगर इसका मतलब है कि इसमें जो सवर्ण चेतना है जो कि इंक्लूसिव नहीं रही है, परंपरागत रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हजारों सालों के उनके जो कहना चाहिए कि जो उनका पैटर्न था, जो उनका व्यवहार था, उसमें वो कभी इंक्लूसिव नहीं रहे हैं। तो जब वो इंक्लूसिव नहीं है, ना ही वो दूसरों के साथ लिबर्टी की बात करना चाहते हैं, जो हमारे संविधान के मूल तत्व थे कि हम जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इन तीनों के खिलाफ हमारी जो सवर्ण चेतना है वो इन तीनों के खिलाफ है, और वही आज राजनीति में सबसे ज्यादा आगे है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमको दलित चेतना और ओबीसी चेतना को एक फ्रंट पे लाना चाहिए, और इसको ला करके ही हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो राजनीतिक जो गाड़ी का स्टीयर पे जो ड्राइवर बैठा है उसको हम बदले। अगर वो हमारी चेतना का नहीं है, वो हमारी जाति का हो सकता है, बट जाति और चेतना में अंतर है। आप यस। जाति के लोगों को बैठा सकते हैं, बट उनमें चेतना अगर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हम शुक्रिया लोग। अजय जी, बहुत शानदार रहा, और थैंक यू। इतना बात करते करते समय बीत गया, पता ही नहीं लगा। चलिए, आपसे चलिए, फिर हम थैंक यू। मुलाकात करें, बहुत सारी बातें ओके। आपसे करनी है। या जी, थैंक तो यू। फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। और तब तक अम्बेडकर नामा के साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए कि बड़े नौकरशाह ब्यूरोक्रेट का 30 साल का अनुभव क्या रहा, राजनीति को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जरूर सुनिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। जय भीम। फिर मुलाकात।